तो अगला क्वेश्चन है 7 की घात m बराबर 343 है तो m का मान निम्न होगा। आपको m का मान बताना है कि m का मान क्या होगा। 343 को पहले तो आपको 7 की घात के रूप में लिखना है, क्योंकि हमारे घातांक करने का एक नियम होता है। हमने घातांक करनी पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारा जो ऑफिशियल ऐप है स्टडी अड्डा के नाम से, सबसे पहले क्या करें, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाए, इस वीडियो को इधर ही पॉज करें, गूगल प्ले स्टोर पे जाए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद स्टडी अड्डा टाइप करें, वहाँ से आपको एक ऐप मिलेगा स्टडी अड्डा के नाम से, जो हमारा ऑफिशियल ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको लास्ट ईयर के काफ़ी सारे सॉल्व पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ ही साथ हर टॉपिक का, यानी कि अगर आप जीएस की तैयारी, करंट अफेयर्स की तैयारी, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाह रहे हैं उन सब के वीडियो और लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे अवेलेबल है। वहाँ आपको घातांक करने यानी कि सर्ट्स एंड इंडाइसिस का भी वीडियो मिल जाएगा, काफ़ी विस्तार से पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। आप ऐप का नाम याद रखें, ऐप का नाम है स्टडी अड्डा। किस नाम से है? स्टडी अड्डा के नाम से है। तो देर ना करें, ठीक है, नहीं तो कहते हैं ना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, ठीक है, तो देर ही हो जाएगी। तो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, इसीलिए हमने बोला कि वीडियो को पॉज करके पहले डाउनलोड कर लें। और पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब। जब किसी चीज़ को आपको करना ही है तो समय क्यों लेना है भाई, जब किसी चीज़ को करना ही है, हमें तैयारी हम कर ही रहे, क्यों सोचें कि 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, आधा घंटे बाद पढ़ लेंगे, अभी मोबाइल चला लें या अभी थोड़ा सा टीवी देख लें। नहीं, अगर आपको तैयारी करना है, आपको नौकरी चाहिए, पहले नौकरी ले लो, फिर 10 बजे ड्यूटी पे जाओ, 5 बजे ड्यूटी से वापस आ जाओ, मोबाइल चलाओ, टीवी चलाओ, बहुत ही समय और सैलरी भी पाओ, तो घूमने भी जाओ छुट्टियाँ लेकर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कि घातांक तथा करनी, हमने एक चैप्टर पढ़ा है, घातांक और करनी नाम का हमने एक चैप्टर पढ़ा है, जिसको हम इंग्लिश में सर्ट्स एंड इंडाइसिस बोलते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसिस बोलते हैं। तो इस चैप्टर के में हमने एक नियम पढ़ा है कि यदि x की पावर m बराबर में x की पावर n है, यदि आधार समान है और बराबर में है तो घातें भी कैसी होती है? बराबर। तो m बराबर क्या हो जाता है? n। तो यानी कि जो घातें हैं वो नीचे उतर आती हैं, देखो नीचे उतर आएंगे नहीं, छत पे चढ़ी थी नीचे आ गई तो आंसर दे गई, ठीक है ना। छत पे चढ़ी थी तो नीचे आ गई तो क्या कर गई? आपको आंसर दे गई। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 343 को बनाना है 7 की घात के रूप में। देखिए, जिनको पता है वो समझ गए होंगे कि आंसर इसका 3 है, जिनको नहीं पता है तो पहले वो 343 को तोड़ेंगे 7 की घात के रूप में कि 7 की घात कितना होता है? 343। तो आप जानते हैं कि 7 का क्यूब होता है 343, घन होता है, ठीक है ना। और अगर नहीं पता है तो किस तरीके से करेंगे, तो हम सारी बातों की चर्चा करेंगे यहाँ पर। 343 को आपको भाग देना है सबसे पहले किससे? तो आप कहेंगे सर 7 से। 7 के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि 7 एक आवाज संख्या, अगर यहाँ आवाज संख्या आ गई तो यहाँ भी आवाज संख्या ही आएगी 101%, तभी m का आप मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 7 से भाग दिए तो आप कहेंगे 7 चौके 28, कितना बचा? 6, 7 नाम 63। फिर 7 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 7 7 49, यानी कि 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं 7 7 49, बात समझ में आ गई। तो देखिए 7 7 49 यानी कि 7 7 49 यहाँ पर दिया, 7 7 49 डिवाइड हो गया। तो हमने देखा कि 343 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये 7 की घात 3 है। ये कितना है? 7 की घात 3 है। तो हमने देखा कि भाई आपको दिया क्या था? आपको दिया 7 की घात m। अरे भाई m दिया है, हमने 3 लिख दिया डायरेक्ट। चलिए, तो कोई बात नहीं, अपना पेन कभी भी चलाओ। 7 की घात m बराबर में कितना है? तो आप कहेंगे सर 343 है। 7 की घात m बराबर में कितना है? 343 है। अब 343 को अभी हमने लिखा कि 7 की घात कितना होता है? 3 होता है, और यहाँ पर कितना है? 7 की घात m है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब देखिए, आधार समान है बराबर में, तो घातें भी कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। यानी कि अगर बेस कैसे है? सेम और इक्वल में है, तो एक्सपोनेंट भी कैसी हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि m का मान कितना निकला, तो यहाँ से m का मान 3 निकल कर आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया था भाई? आपसे m का मान पूछा गया था। किस ऑप्शन में दिया है 3? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो देर ना करें, सबसे पहले स्टडी अड्डा का ऐप तुरंत से डाउनलोड करें, बहुत फ़ायदा देगा। देखिए आजकल मार्केट में इतना कंपटीशन है, आप भी जानते हैं, ये सारी बातें आपको पता है कि हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट यदि आप चाहते हैं तो वो केवल आपको स्टडी अड्डा पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इस चीज़ की श्योर शॉर्ट गारंटी है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल A to Z पढ़ाते हैं, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, जो बोलेंगे वो करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या निम्न है जिसे गुणा करने पर 36 पूर्ण घन बन जाए। ये बोल रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या आप बताइए जिससे यदि आप उसको में 36 में गुणा करें तो ये पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण घन, जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है पूर्ण घन, यानी कि परफेक्ट क्यूब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। तो ये होता क्या है? पूर्ण घन की अगर हम बात करें कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है, तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो पूर्ण घन की अगर हम बात करें कि पूर्ण घन होता क्या है, परफेक्ट क्यूब होता क्या है, तो ऐसी संख्या जिसका आप घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाती है? पूर्ण घन कहलाती है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम बोले ऐसी संख्या जिसका घनमूल ज्ञात किया जा सकता है, क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे सर पूर्ण घन संख्या कहलाती है। पूर्ण घन संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? पूर्ण घन संख्या कहलाती है, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाती है, यानी कि पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो हमने बोला कि ऐसी संख्या जिसका आप क्या घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने बोला 8। तो यदि आप 8 के घनमूल निकाल सकते हैं तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अगर हम बोले 27, तो 27 का भी आप घनमूल निकाल सकते हैं। 27 का घनमूल कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 3 होता है। अब कैसे होता है? तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 नहीं। अभी आपको तो यही तो आपको दिमाग चलाना है कि सर की छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है। 2 × 2 × 2, 8 को आप क्या लिख सकते हैं? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। 8 का घनमूल लेना, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप घनमूल के अंदर 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, यानी कि यहाँ पर अगर 3 घात है तो हमें 3 का एक ग्रुप बनाना रहता है और उस ग्रुप में से एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर से 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका 8 का घनमूल 2। तो हम कहेंगे कि 8 और जो 27 है, यहाँ पर 8 और ये जो 27 है, ये पूर्ण घन संख्या है। क्या है? पूर्ण घन संख्या है। अब यहाँ पर बात हो रही कि वह छोटी से छोटी संख्या आप बताइए जिसे गुणा करने पर 36 पूर्ण घन बन जाए। मतलब अगर 36 में आप क्या करें, एक छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर ले जिससे ये क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। अब पूर्ण घन बनाने के लिए आपको पता है कि 3-3 संख्याओं के जोड़े बनने चाहिए, 3-3 समान संख्याओं के ग्रुप बनने चाहिए। जोड़े नहीं बोलेंगे, जोड़े का मतलब 2 होता है। तो 3-3 समान संख्याओं के क्या यहाँ पर ग्रुप बनने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब सबसे पहले हम इसको एक अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी क्या होती है? 2 होती है। एक नई चीज़ आप जान लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हम इसको 2 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? आप कहेंगे सर 18 बार। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। फिर 3 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। फिर 3 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। तो आपने 36 के जो अभाज्य गुणनखंड किए वो 2 × 2 × 3 × 3 है। अब आप बताइए कि अगर आप इसको पूर्ण घन बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो आपको 2 कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार, जब ये पूर्ण घन बनेगी। क्योंकि पूर्ण घन में 3-3 के ग्रुप बनते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब आप तोड़ोगे तो वो 3-3 के ग्रुप में टूटेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर नहीं है और एक 3 की कमी पड़ रही है। किसकी कमी पड़ रही है? 3 की। यानी कि आपको इस संख्या को एक 3 से और एक 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 और 2 से गुणा करने का मतलब आपको 2 × 3 यानी कि 6 से गुणा करना पड़ेगा।
किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। 6 से आपको इस नंबर यानी कि 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। किस ऑप्शन में दिया है आपको? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने, चलिए एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया, हमने बोला कि आप एक संख्या ले लीजिए, कितना दे दें आपको? चलिए 84 दे दिया, 84 दे दिया। हमने बोला कि 84 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये क्या हो जाए? पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो अब आप क्या करें, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लें और खुद से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, फिर अपना आंसर चेक करिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है अथवा गलत। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से आपने तोड़ा 2 की घात, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से फिर तोड़ेंगे कितनी बार? 21 बार। 3 से टूटेगा 7 बार, और फिर 7 से टूटेगा कितने बार? 1 बार। तो अब आप देखिए, आपने अगर जो 84 के अभाज्य गुणनखंड किए वो कितने आए? तो आप कहेंगे 2 × 2 × 3 × 7। अब आप देखिए, एक तो 2 की कमी है, और 2 बार 3 की कमी है, और 2 बार 7 की कमी है। तो अगर आप 84 को पूर्ण घन संख्या बनाना चाहते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी? इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप कहेंगे 7 7 49, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको? 49 करना पड़ेगा। कैसे करें 49 का 18 में गुणा? तो आप इसको लिख लीजिए 50 - 1। ठीक है, 15 18 पंचे कितना होता है? 90, तो ये हो गया 900, और माइनस कितना कर दीजिए? 18। तो 918 में से माइनस करेंगे तो यानी कि 82 बचेगा, यानी कि 882। 882 वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको आप 84 में गुणा करें तो ये पूर्ण घन बन जाए? तो आप कहेंगे सर ये 882। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 882। तो मैच किया फिर आपने अपना आंसर, सही आ रहा है या गलत? ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन जाना, हमने पूर्ण घन संख्या के बारे में जाना। आई होप बात आप तक पहुंच गई है कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को उसकी कीमत पर 20% की हानि होती है। यदि वह उसे 27 रुपये में बेचता है तो उसकी लाभ या हानि क्या होगी? तो भाई आपको ये बताना है कि उसका लाभ या हानि क्या होगा। पहले हम क्वेश्चन संभाल लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है, मतलब पुस्तक कितने में लेकर आए ये नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि कितने रुपए में बेच रहे, तो 24 रुपये में बेच रहे। जब एक पुस्तक को आप 24 रुपये में बेचते हैं तो जो विक्रेता है उसको कितना? 20% की हानि होती है। मतलब अगर 100 रुपये की पुस्तक थी और उसने 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 80 में बेच दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, यदि वह उसे 27 रुपये में बेचता तो उसकी लाभ या हानि आपको बतानी है कितने रुपए की हानि होगी। देखिए आप परसेंटेज में नहीं दिया है, तो पहले हम सारी टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे बोला है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जो आपकी पॉसिबली दूसरे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, या नहीं भी पूछी जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हम अगर कवर कर लेंगे तो लाभ और हानि के क्वेश्चन जितने भी आपके पास आएंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ पैसे पे करते हैं, कुछ पैसों का भुगतान करते हैं। तो जब कोई वस्तु जिस कीमत पर खरीदी जाती है वो कीमत उस वस्तु का क्या कहलाती है? क्रय मूल्य। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है हम लिखेंगे जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वह कीमत क्रय मूल्य कहलाती है। वह कीमत क्रय मूल्य कहलाती है। वह कीमत क्या कहलाती है? क्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है, वह कीमत क्या कहलाती है भाई? तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य कहलाती है।
मतलब जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो कीमत क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। तो हमने यहाँ से समझ लिया कि जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो कीमत उस वस्तु का क्या कहलाती है, क्रय मूल्य। जैसे हमने बोला कि आप 200 रुपये में एक टी शर्ट खरीद कर लाए, टी शर्ट लेकर आए कितने रुपए में, 200 रुपये में, तो ये 200 रुपये क्या होंगे आपके लिए, क्रय मूल्य होंगे। समझते जाना, हम पूरी बात अभी हमने नहीं लिखी यहाँ पर कि 200 रुपये में आप टी शर्ट खरीद के लाए, ये चीज़ हमने बोल दी और यहाँ पर हमने लिख दिया कि आपने 200 रुपये में एक टी शर्ट खरीदी, ठीक है। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। अब हम बात करते हैं किसकी, विक्रय मूल्य की, कि विक्रय मूल्य क्या होता है। इसको सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी के नाम से जाना जाता है। एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होता है यहाँ पर, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस से, ठीक है ना। तो जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं, जिस कीमत पर किसी वस्तु को आप बेचते हैं वो कीमत क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जिस कीमत पर या जिस कीमत की जगह आप मूल्य भी लिख सकते हैं ना, ध्यान रखना, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह कीमत क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। वह कीमत क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे सर वह कीमत विक्रय मूल्य कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हम दो तरीके से बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए जो टी शर्ट हम लेकर आए थे, चलिए इसको मेंशन कर दें कि हमने क्या खरीदी थी, टी शर्ट। इसी के माध्यम से हम सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। जो हमने टी शर्ट खरीदी थी कितने में, 200 रुपये में। हम ला रहे थे मार्केट से, तो रास्ते में हमें अपना एक दोस्त मिल गया, उसने कहा भाई हमें शादी में जाना है, अर्जेंट है। हमने बोला कहाँ जा रहे हो, उसने कहा टी शर्ट लेने जा रहे हैं। हमने कहा भाई ये टी शर्ट लेकर आए हैं, देखिए। तो उसने कहा ये अच्छी लग रही है, हमें दे दोगे क्या, हमारे पास समय नहीं, जल्दी निकलना है, बस निकलने वाली है। तो हमने कहा भाई ले जा तू, हम दूसरी ले लेंगे जाके, हमारे पास तो समय है, हम तो भोगते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमने बोला कि 200 रुपये में हम खरीद के लाए थे, तो हमने कहा भाई इसको जल्दी है, ये ले लेगा ज़्यादा पैसे में अगर बात करें तो, ज़्यादा पैसे में बात करें तो हमने कहा, बोस ने पूछा कितने की है भाई, तो हमने कहा 250 रुपये की है। तो 250 रुपये की है, तो हमने कितने में बेच दी उसको, तो हमने बोला भाई 250 रुपये में बेच दी। एक कंडीशन ये है, मतलब दो विक्रय मूल्य हम निकाल लें, उसके माध्यम से आपको क्रय मूल्य लाभ भी बता देंगे और हानि भी बता देंगे, इसलिए हम दो विक्रय मूल्य मान रहे हैं। ये केस तो ये हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा से गए दुकान पर, जैसे हमने टी शर्ट ली थी, फिर से वो टी शर्ट खरीद के लाए, तो हम फिर से कितने में खरीदेंगे, हम तो 200 ही रुपये में खरीदेंगे ना, क्योंकि वही टी शर्ट अभी हम 200 में लेकर आए। तो हमने फिर से 200 रुपये में खरीद ली। हम फिर रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते फिर एक दोस्त मिला, भाई बेचारा फटी हाल में टी शर्ट पहने हुआ था, सर्दी का समय था। आपने कहा भाई क्या बात है, तो बोले यार पैसे नहीं है, आजकल कंगाली चल रही है, लॉकडाउन में नौकरी चली गई है, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो टी शर्ट भी नहीं खरीद पा रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हमने कहा भाई ये टी शर्ट हमारे पास है, आप एक काम करो ले लो, अभी हम खरीद के लाए हैं, अच्छी है, वूलन वाली है, आपको गर्मी का एहसास दे दी, गर्मी आपको मिल जाएगी इसमें, आप ये फटी तो कम से कम हटा लीजिए, इसके ऊपर कर लीजिए। तो उसने कहा चलो भाई ले लेते हैं, लेकिन उसने कहा पैसे नहीं है हमारे पास। हमने कहा कुछ समय बाद दे देना, कोई बात नहीं, चल जाएगा, काम चल जाएगा, कुछ समय बाद दे देना। उसने कहा कितने की है, तो हमने कहा भाई एक काम कर, 150 रुपये की है। हम तो 200 में लाए थे, हमने कहा भाई 150 रुपये में ले लो। मतलब बहुत अच्छी बात हो गई है कि आपने उसको क्या कर दिया, 150 रुपये में दे दिया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, आप 150 रुपये हो गया। अभी दो केस बन गया, मतलब जिस टी शर्ट को पहले हम 200 में लाए थे वो हमने एक जल्दबाजी वाले व्यक्ति को 250 रुपये में बेच दी। तो इसीलिए बोलते हैं कि तेजी का काम शैतान का काम, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जल्दबाजी आपको क्या देगी, नुकसान देगी। आराम से करो, ठीक है। पढ़ाई में लेकिन ध्यान रखना, आराम से जरूर पढ़ना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। आराम से पढ़ेंगे, भले ही 6 महीने या 7 महीने लगेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक साथ सारी चीज़ें बटोरने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से बटोरते हैं और यहाँ से आधी चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कभी पढ़ाई के मामले में। तो अब हमने बात किया कि दूसरी, हम फिर दोबारा गए 200 की टी शर्ट लेके आए और 150 में हमने बेच दी। तो ये तो हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो गई। अब हम बोलें कि लाभ क्या होता है। तो लाभ की अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में कि लाभ क्या होता है, तो अगर हम आपसे बोले कि जब विक्रय मूल्य यानी कि जिस कीमत पर आपने बेचा है, विक्रय मूल्य किससे ज़्यादा हो, क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तब क्या होता है, लाभ होता है। तो अब आप बताइए,
जिस टी शर्ट को आप 200 में लेकर आए थे 250 में बेचा तो आपको लाभ हो गया। तो लाभ निकालते कैसे हैं? तो अगर हम लाभ की बात करें, लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य में से किसको माइनस कर दीजिए, विक्रय मूल्य में से माइनस कर दीजिए आप क्रय मूल्य को, तो लाभ आ जाएगा। तो देखिए लाभ हमें कब हुआ, जब हमने 250 की बेची, 250 की बेची 200 में लेकर आए थे, लाभ कितने का हो गया, तो आप कहेंगे सर 50 रुपए का। ये लाभ का केस हो गया। अब हम बात करते हैं कि हानि क्या होती है। तो अगर पहले हम लाभ की बात कर ली, फिर हम बात करते हैं कि हानि क्या होती है, फिर लाभ प्रतिशत की बात करेंगे और हानि प्रतिशत की बात करेंगे, और सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन को रेशियो के माध्यम से बनाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो रेशियो भी आपको समझाएंगे कैसे। तो हानि की अगर बात करें कि हानि क्या होती है, तो जब क्रय मूल्य यानी कि जिस कीमत पर आप खरीद रहे हैं वस्तु को, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। मतलब आपने जितने में खरीदी उससे कम में बेच दी। तो दूसरा केस देखें आप, ये हमारा पहला केस था, ठीक है, और ये हमारा दूसरा केस है। दूसरा केस देखें आप कितने में बेच रहे हैं, 150 रुपये में, तो यहाँ पर आपको हानि हो गई, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी हानि हमेशा सहने के लिए तैयार है, इस प्रकार की हानि हमेशा सहने के लिए तैयार है। तो हानि क्या होती है, अगर हम हानि की बात करें तो हानि होती है क्रय मूल्य में से किसको माइनस कर दीजिए, क्रय मूल्य में से किसको माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी हानि। तो क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 200 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 150 रुपये, हानि कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर 50 रुपये की। तो ये हो गई लाभ और हानि की बातें, कि सबसे पहले हमने जाना कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो हानि होगी। तो यहाँ से हमने लाभ और हानि भी निकाल ली। अब हम बात करते हैं लाभ प्रतिशत की, कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो आपने लाभ निकाला था वो रुपए में था, अब उसकी हम परसेंटेज वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि परसेंटेज में कितने प्रतिशत का, यानी कि परसेंटेज में कितना लाभ हुआ है, परसेंटेज में कितनी हानि हुई, मतलब प्रतिशत में लाभ और हानि प्रतिशत अगर निकालना चाह रहे हैं तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य इंटू क्या 100, यानी कि अपॉन में सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, इंटू में क्या हो गया 100। तो अगर हम बात करें कि पहले केस में हमें कितने का लाभ प्रतिशत हुआ, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पहले केस का लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत आपका आएगा, देखिए साथ में हमने एक क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हुआ था, तो आप कहेंगे 50 रुपये का हुआ था। क्रय मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे सर 200 था, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से ही 50 कट जाएगा 25 बार, यानी कि 25% का क्या हुआ था, लाभ हुआ था। इसी प्रकार अगर हमें हानि निकालनी है तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि नहीं हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत होती है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू क्या कर देंगे 100। ध्यान रखना एक भी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इन फॉर्मूले के माध्यम से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा 100। तो हानि कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर 50 रुपये की हानि हुई थी, और क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 50 की हानि हुई, किस पर हुई, क्रय मूल्य तो 200 ही था दोनों ही केस में, इंटू क्या कर देंगे 100, 0 से 0 फिर कैंसिल, 2 से ये 50 कैंसिल, 25%। तो हानि भी कितने की हुई, 25% की हुई। अब आपकी मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। आप देखिए कि लाभ प्रतिशत में लाभ की गणना किस पर की गई, लाभ प्रतिशत में लाभ किस पर ज्ञात किया गया, क्रय मूल्य पर, यानी कि लाभ और हानि प्रतिशत दोनों किस पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य होगा। जब हम लाभ और हानि के क्वेश्चनों को कर रहे होंगे और वहाँ आपसे बोला जाए कि 20% की हानि हुई, ठीक है, या 15% का लाभ हुआ, तो उस प्रतिशत को जब आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो उस भिन्न का जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। इतनी चीज याद रखनी है, क्योंकि ऊपर आपका लाभ हुआ, नीचे क्या होगा, क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत दिया है तो ऊपर आपका हानि होगा, नीचे क्या होगा, क्रय मूल्य। तो डिनोमिनेटर यानी कि हर में हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं। जैसे हमने बोला कि 20% की किसी वस्तु को बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है, तो ये लाभ प्रतिशत दिया है, ठीक है। और हमने बोला कि 8% की किसी वस्तु को बेचने पर क्या होती है, हानि होती है। तो
इस टाइप के जब क्वेश्चन हमारे पास आएंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 20% और जो 8% है, 20% वाला अलग क्वेश्चन होगा, 8% वाला अलग क्वेश्चन होगा, और अगर एक साथ भी कंबाइन होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला कि 20% क्या है, किसी वस्तु को बेच रहे हैं 20% की लाभ होता है, और किसी वस्तु को हम किसी कीमत पर बेच रहे हैं 8% की हानि होती है। तो इस क्वेश्चन को जब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कन्वर्ट कर हम सॉल्व करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 20% को हम लिखेंगे, 20% को हम लिख सकते हैं कितना, देखिए परसेंट का साइन हटाते हैं तो बटे में आता है 100, तो बटे में आ गया 100। 20 से कटेगा कितने बार, 20 से कम 20, 20 5 100 यानी कि 5। तो ये जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये क्रयमूल हो जाएगा। ये हर क्या हो गया, क्रयमूल। अब चूंकि 20% लाभ प्रतिशत था, तो एक क्या हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, तो विक्रयमूल अगर आपको निकालना हो तो क्रयमूल में लाभ को जोड़ दो तो विक्रयमूल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ से विक्रयमूल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा जो आपको हानि प्रतिशत दिया है 8%, तो 8 को पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 बटे कितना लिखेंगे, 100। 4 से 2 बार कटेगा, 4 से 25 बार कटेगा, तो ये आपका 2 बटे कितना हो जाएगा, 25। तो 25 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप कहेंगे सर क्रयमूल, 25 तो क्या हो गया, क्रयमूल। लेकिन ये जो 2 है, वो 2 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हानि, 2 क्या हो जाएगी, हानि। अब अगर आपको विक्रयमूल निकालना है, तो क्रयमूल में से हानि को माइनस कर दो तो विक्रयमूल आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए कैसे निकाला हमने ये। तो आप देखिए, अगर लाभ आपको दिया है, विक्रयमूल निकालना है, तो क्रयमूल को इस तरफ ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो विक्रयमूल क्या होगा, क्रयमूल प्लस लाभ। अगर आपको हानि दी है और आपको क्या निकालना है, विक्रयमूल निकालना, तो विक्रयमूल को इस तरफ ले जाइए, हानि इस तरफ आएगी, यानी कि क्रयमूल में से हानि को माइनस करो तो विक्रयमूल आ जाता है। ये सारी बातें हमने जानी लाभ और प्रतिशत के बारे में। लगभग जो बेसिस किसी भी टॉपिक का जब आप बेसिक पढ़ते हैं, तो जो हम बेसिक के बारे में जानकारी हम जानते हैं, तो जब ये लाभ और हानि आप चाहे यहाँ पढ़ें, चाहे हमारे ऐप पे पढ़ें, चाहे आप लाभ हानि कहीं भी पढ़ें, जब लाभ और हानि की आप शुरुआत करेंगे तो आपको ये ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो हमने एक क्वेश्चन में लाभ और हानि के बारे में सारी चीज़ें जान ली कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, क्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल क्या होता है, कैसे हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उसमें क्रयमूल क्या होता है, लाभ क्या होता है, क्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल क्या होता है, ये सब चीज़ें जानी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को 20% की हानि होती है। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला कि 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको हानि प्रतिशत दिया है। ये क्या दिया है, आपको हानि प्रतिशत दिया है। तो 20% को आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 से कम 20 और 20 पान कितना हो जाएगा, 100। तो आप कहेंगे सर 1/5 हो गया, ये कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो यहाँ पर जो 5 है वो क्या होगा, तो अब आप कहेंगे सर, अब हम यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि क्रयमूल कितना हो गया, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत में जो फ्रैक्शन बनाते हैं, उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है, वो हर क्या होगा, हमेशा आपका क्रयमूल होगा। ठीक, तो यहाँ पर 5 क्या हो गया, आपका क्रयमूल हो गया। अब हम बात करें कि 1 क्या है, तो आप कहेंगे हानि। तो हानि कितनी है, तो आप कहेंगे सर हानि हमें 1 की हो रही है। तो अगर हम आपसे बोलें कि विक्रयमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर विक्रयमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रयमूल में से किसको माइनस कर देते हैं, हानि को माइनस कर देते हैं। क्रयमूल में से किसको माइनस कर देते हैं, हानि को। क्रयमूल कितना है 5, 1 माइनस किया तो कितना आ गया 4। तो विक्रयमूल कितना निकल कर आ गया इस क्वेश्चन का, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो विक्रयमूल है वो कितना निकल कर आ गया, अगर हम बात करें तो यहाँ पर विक्रयमूल निकल कर आ गया आपका 4। कितना निकल कर आ गया, 4। केवल परसेंटेज के माध्यम से इस क्वेश्चन को हमने उठाया। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, तो 4 यूनिट। यहाँ पर विक्रयमूल कितना दिया था क्वेश्चन में, 24 रुपये। 24 रुपये में बेचा जा रहा था। तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें कि विक्रयमूल कितना दिया था, तो विक्रयमूल आपको दिया था 24 रुपये के बराबर। मतलब अगर आप वस्तु को कितने में, 24 रुपये में बेच रहे थे, तो आपको 20% की हानि हो रही थी। तो 20% को हमने 1/5 में कन्वर्ट किया, 5 क्रयमूल मिला, 1 रुपये की हानि हुई, यानी कि 4 रुपये में आपने बेचा। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर ये 4 यूनिट की वैल्यू 24 रुपये के बराबर होगी।
तो ये 24 रुपए के बराबर होगी किसकी, 4 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप 4 से भाग लगा दीजिए। तो आप 24 रुपए में 4 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 6 रुपए के बराबर आपकी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, तो आप बताइए क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है, आपने क्रय मूल्य कितना माना भाई, क्रय मूल्य तो हमारा 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, यानी कि क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना है, 30 रुपए था, जिसको आपने यदि 24 रुपए में बेचा तो आपको 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब बात कर रहे हैं कि यदि उसे 27 रुपए में बेचा जाए तो उसकी लाभ या हानि क्या होगी, और रुपए में बताना है। आप बताइए 30 रुपए की चीज को अगर आप 27 में बेच रहे हैं तो अब क्रय मूल्य तो आपका पास 30 है, लेकिन सेकंड केस का विक्रय मूल्य अगर हम बात करें, ये सेकंड केस का विक्रय मूल्य है। फर्स्ट केस में विक्रय मूल्य आपको ये दिया था, और ये सेकंड केस में विक्रय मूल्य कितना दिया है, 27 रुपए, कि बोला है कि 27 रुपए में बेचा जाता है। तो बताइए आप 30 वाली चीज को अगर 27 रुपए में बेचेंगे तो क्या आपको लाभ होगा, तो आप कहेंगे नहीं, हानि होगी। तो यहाँ पर पहली चीज तो समझ लें कि हानि हो रही है। अब हानि कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया तो 3 रुपए की क्या हो रही, हानि। ये आपका आंसर है। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखिए सारी चीजें अगर आप जान लोगे तो क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, या हम बोले बिल्कुल ऐसा क्लियर जैसे समुद्र का पानी, या कहीं ऐसी जगह जैसे हवा क्लियर होती है। लेकिन आप दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली की हम बात नहीं करेंगे, समझ लीजिए, आप समझदार हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल कांच की तरह क्लियर, एक पारदर्शी कांच जिसके आर पर आप देख सकते हैं। तो आपने सारी चीज़ें जब समझ ली उसकी बेसिक, तो आप समझ गए कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, और ये करने का तरीका भी आपको क्लियर हो गया। आपकी स्माइल से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है।